जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार आप सब प्यारे लोग, एक बार सारे प्यारे बच्चे बताएंगे आप सब कैसे हैं। सभी सारे प्यारे विद्यार्थी बताएंगे एक बार आप सब कैसे हैं। नेहा, रोहिणी, कौरव, सचिन कुमार, कुसुम मौर्य, मोहित यादव, राहुल गुप्ता, भूषण पाल, पूजा गौतम, ओम शांत, सोनम यादव, रोहन मलिक, प्रतीक्षा, ज्योति ठाकुर, दिव्या कुमारी, रुस्तम कुमार, सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है भैया हिस्ट्री की इस क्लास में। और आज आप सभी जानते हैं हिस्ट्री की आज आपकी अंतिम क्लास हो जाएगी, है ना। और अंतिम क्लास के अलावा यानी आपकी परीक्षा के लिए जो जरूरी था वो सब आज खत्म हो जाएगा। जरूरी बात है जी। बाकी अनदर टॉपिक होते हैं बहुत सारे, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, रूस रसिया क्रांति हुई, दुनिया में पुनर्जागरण कैसे हुआ आपका, हिंदू धर्म हुआ, पारसी धर्म हुआ आपका, है ना। जो बाकी धर्म तो हम पढ़ चुके थे, मेजर जो परीक्षा के लिए जरूरी है, बौद्ध, सिख, आपका जैन धर्म, तो जैसे कि मुस्लिम धर्म हुआ। तो ये सब भी मैं आपको यूट्यूब पे कराने जा रहा हूँ, और मतलब ऐसा नहीं है अभी तुरंत ही कराऊंगा। तो मैंने आपको बोला था कुछ समय बाद आपके ज्ञान के लिए जो जरूरी है, परीक्षा के लिए नहीं, आपके ज्ञान के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो सब भी मैं आप लोगों के लिए करा रहा हूँ। ठीक है। तो आज मतलब हिस्ट्री की क्लास का हम एंड कर देंगे, जिसमें हम इस आपका विजयनगर साम्राज्य को खत्म करेंगे, और साथ में सिक्कों के बारे में जो मैंने आपसे कहा था, ये सिक्कों के बारे में मैं आपको जो विशेष की पॉइंट्स हैं आपकी परीक्षा के लिए, वो मैं आपको आज करा रहा हूँ। ठीक है। तो बड़े याद आओगे तुम, वो वाली बात है। तो मन तो करता मतलब इतिहास चलता रहे, रेगुलर परीक्षा हो ना हो, चलते रहना चाहिए। लेकिन क्या कर सकते हैं उसमें, है ना। कर कुछ सकते नहीं है, करना उतना ही है जितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलो, बाकी आप सब लोग मतलब तथ्यों को जानने की कोशिश करते रहेंगे, और अपने आप को, मैंने बोला ना, इतिहास आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए, आपकी जानकारी के लिए कि आप क्या थे और क्या दुनिया में परिवर्तन हुए, इसके लिए आपको इतिहास निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। आप बुजुर्ग भी हो जाएं, इतिहास को तब तक पढ़ते और समझते रहना, है ना। चलो भाई, तो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे आपका क्या, मैंने आपको बताया था पहले संगम वंश था 1485 तक, फिर 1485 से 1505 तक सुलभ वंश आया, सुलभ के बाद में फिर तुलभ वंश आया, और तुलभ वंश के संस्थापक थे वीरन सिंह, जिनको मैंने बोला था इनको कहा गया द्वितीय बलापहार। क्या? क्योंकि इन्होंने बल के द्वारा अपहरण किया, द्वितीय बलापहार कहा गया, द्वितीय बलापहार कहा गया। ठीक है। किसको? वीरन सिंह को। और ये कृष्ण देव राय, वीरन सिंह रहते हैं 4 साल, संस्थापक हैं तुलुव वंश के। कृष्ण देव राय ये वीरन सिंह के छोटे भाई हैं। किसके भाई हैं? वीरन सिंह के छोटे भाई थे। और याद रख लेना बच्चे, सबसे महानतम शासक अगर कोई पूछे, सबसे महानतम शासक पूरे विजयनगर साम्राज्य का, ये जो चारों वंश हैं, इन चारों वंश में सबसे महान शासक, ठीक है, इन चारों वंश में सबसे महान शासक, तो याद रख लेना, पूरे विजयनगर साम्राज्य में, पूरे विजयनगर साम्राज्य में महानतम शासक कौन था? महानतम तम लग गया ना तो सबसे महान हो गया। सबसे महानतम सबसे शक्तिशाली शासक बोले या महानतम शासक बोले तो कौन है? कृष्ण देव राय है। 20 वर्षों का कार्यकाल है। उपाधि कौन कौन सी थी बच्चे? किन उपाधियों से इनको सुशोभित किया गया, किन से हम जानते हैं? अभिनव भोज के नाम से किस शासक को जाना गया है? अभिनव, अभिनव भोज, सॉरी क्या बोलेंगे, अभिनव भोज आंध्र पितामह है, आंध्र पितामह है, और आंध्र भोज, आंध्र भोज। ठीक है। ये क्या है? ये उपाधियां हैं। किसकी उपाधियां थी? कृष्णदेव राय की। पूरे विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक हुए हैं। और इन्हीं का जो समय है, याद रख लेना, इनके समय को, क्योंकि काफी विद्वान रहे, अष्टदिग्गज रही इनके समय पर, तो तमिल साहित्य को बड़ा बढ़ावा मिला। इनके समय को, जो आपका तमिल तेलुगु साहित्य है, इनके समय को तेलुगु साहित्य का, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्वर्ण काल कहा जाता है। और इनकी महानता का पता कहां से चलता है? बाबर,
बाबर की पुस्तक का क्या नाम था, सभी जानते हो, किस भाषा में लिखी आप जानते हैं। तो बाबर ने जब तुजू के बाबरी को लिखा चगताई तुर्क में, तो बाबर ने बताया इस समय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक अगर कोई है तो सबसे शक्तिशाली शासक दक्षिण में कृष्णदेव राय है। ठीक है, क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया बेटा, ये द्वितीय बलपहार है। देखो आप लोग नहीं ध्यान देते हो। विकास पाल बेटा, प्रथम बलपहार मैंने तुलुप वंश में लिखवाया है। किसमें? तुलुप वंश में। ठीक है, संस्थापक वो तुलुप वंश के हैं, सॉरी तुलुप नहीं, ये तुलुप नहीं, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, वो संस्थापक जो है नरसिंह वो सुलभ वंश के हैं, और वो प्रथम बलापहार कहलाई। ये बात मैंने आपको बताई थी कि प्रथम बलापहार नरसिंह है, द्वितीय बलापहार वीरन सिंह है। ठीक है, आप ध्यान से नहीं देखते हैं बच्चा क्लास को। विकास पाल मेरे दोस्त, ध्यान दिया करो। तो क्या बोलेंगे? इनका जिक्र, इनका जिक्र ऐसे मत लिखो, या लिखो बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी बाबर ने? तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जानते हो ना इस पुस्तक के बारे में, यस और नो? बाबरी में, तुजुक ए बाबरी में सबसे महान शासक बताया, सबसे महान शासक कहा। ठीक है, याद रख लेना सीमा विस्तार के लिए इन्होंने क्या किया। उड़ीसा के शासक, उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव, क्या नाम था? प्रताप रुद्रदेव को हराकर, और जो आज का आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र, जो ये किस में लगता था? पहले ही लगता था उड़ीसा में, और उस सब पर कंट्रोल था प्रताप रुद्रदेव का। तो उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्रदेव को हराकर तेलंगाना क्षेत्र जीता, तेलंगाना क्षेत्र जीता। अब बहुत सारा बच्चा ये कह ले तेलंगाना तो 2014 में बना, दरअसल में तेलंगाना एक क्षेत्र तो पहले से ही था, 2014 में तो स्टेट बना है ना। और बाद में क्या हुआ था, इस प्रताप रुद्रदेव ने अपनी बेटी की शादी किससे कर दी थी? कृष्ण देव राय से कर दी थी। चलो भाई, पुर्तगालियों से मित्रता की। संगम वंश का वह शासक कौन सा था जिसका पुर्तगालियों से घनिष्ठ या मधुर संबंध थे? पुर्तगालियों से मित्रता थी, मित्रता थी, और मित्रता थी का मतलब मित्रता ऐसे नहीं कर ली कि यार दोस्त बन गए बैठ गए, नहीं, घोड़ों के लिए मित्रता की थी, पुर्तगाली घोड़ों के लिए। और जब आप जानते हैं कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 में, तो जब पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था अली आदिल शाह से, पढ़ा था ना आपने, तो वो गोवा पर जब अधिकार किया तो उनको बधाई भेजी थी किसने? कृष्ण देव राय ने बधाई भेजी थी। तो पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे इसके। ठीक है, लिखना, दो पुर्तगाली यात्री आए, दो पुर्तगाली यात्री आए। यात्री मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको मार्क करके रखें आप, है ना। पुर्तगाली कौन कौन से थे? एक तो बारबोसा और एक डोमिंगो पायस। कौन कौन आए थे? दो पुर्तगाली यात्री आए आपके, कौन कौन से? बारबोसा। तो बारबोसा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का यात्री था। किसके समय पर आया ये आपको पता होना चाहिए। और डोमिंगो पायस, डोमिंगो पायस, तो ये सब विजयनगर की यात्रा पर आने वाले पुर्तगाली यात्री हैं जिनको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज जैसे कि आपने पढ़ा अकबर के टाइम पर नवरत्न रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर आपने पढ़ा कि उसके दरबार में भी कितने नवरत्न रहते थे। लेकिन प्रश्न है कि अष्टदिग्गज किसके समय पर विराजमान थी? अष्टदिग्गज किसके शासनकाल में थी? तो अष्टदिग्गज थी कृष्णदेवराव के समय पर। क्या लिखेंगे? अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज का मतलब क्या है? आठ विद्वान, कहते हैं ना बहुत दिग्गज आदमी है भाई, विद्वान है, दरबार में रहते थे। आराम से लिखेंगे, अष्टदिग्गज, आठ विद्वान दरबार में रहते थे। आठ विद्वानों में सबसे प्रमुख है, जहां से प्रश्न कई बार पूछा गया है,
प्रसिद्ध विद्वान तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? प्रसिद्ध विद्वान, ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे तुम कहीं मिस विस नहीं करोगे। चलो, अष्ट दिग्गज 8 विद्वान रहते थे। 8 विद्वानों में याद रखेंगे कौन कौन है। तेनालीराम सबसे प्रमुख है, एक ही नाम आप लोगों को याद रखना है, तेनालीराम। और तेनालीराम की बुक भी याद रख लेना कि तेनालीराम की पुस्तक का क्या नाम है, पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग, ठीक है, ये याद रख लेना। ये किसकी बुक है? तेनाली राम की बुक का नाम है, ठीक है, ये याद रख लेना है आपको। और अगर यही मैं आपको बताता हूं, जैसे पेद्दन पूछे आपसे, एक पेद्दन विद्वान है भारतीय इतिहास में, पेंदन विद्वान। एक है नदीती मन्नन, क्या बोलेंगे? नदीती मन्न, किसके दरबार में रहते थे? तो ये अष्ट दिग्गजों में से कुछ नाम है। बहुत बढ़िया। चलो, कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? तो मैंने बोला कि संगम वंश जो हम पढ़ रहे थे, उस संगम वंश में 4 वंश हुए आपके। पहले कौन आया आपका भैया? मैंने बोला कौन आया पहले? पहले थे आपके हरिहर और बुक्का, जिनका संबंध था संगम से। एमबीटी ने जब आक्रमण किया साउथ से, कैसे उनको लेकर गया, कैसे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, हमने पिछली क्लास में सब कुछ जान लिया था। आज की क्लास में हम सिर्फ क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना? तो आज हम पढ़ रहे हैं किसके? कृष्ण देवराय के बारे में। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक फटाफट आंख बंद करके जवाब देना, आपके मस्तिष्क में जवाब आना चाहिए। मैं पूछूंगा कृष्ण देवराय का संबंध किस वंश से है? अब फटाफट जवाब आपको आ जाना चाहिए। कृष्ण देवराय के बाद में शासक हैं अच्युत देव, क्या बोलेंगे? अच्युत देव राय, 1529 से लेकर के 1542, ठीक है। इसके समय पर क्या याद रख लेना है? नूनीज, नूनीज पुर्तगाली आया, नूनीज पुर्तगाली यात्री आया। नूनीज किसके समय पर आया था? अच्युत देव के समय पर आया, ठीक है। और यहां फिर अच्युत देव के बाद में जो शासक है तुलुप वंश में, वो था आपका सदाशिव राय, सदाशिव राय। कब से कब तक था? 1542 से लेकर के 70, मतलब जब एंड हो गया इसका। भाई 1570 ही तो समय बताया मैंने आपको, 1505 से 1570। कौन है? सदाशिव राय, सदाशिव राय। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी? यहां आएगा इंपॉर्टेंट आपका तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध आएगा? तालीकोटा का युद्ध आएगा, ठीक है। तो गद्दी पर तो सदाशिव राय है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो थी, वास्तविक शक्ति कंट्रोल किसका था? बहुत बढ़िया। तो क्या बोलेंगे? लेकिन वास्तविक शक्ति रामा राय के हाथ में थी। किसके हाथ में थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे बच्चे। रामा राय के हाथों में थी। ऐसे समझो जैसे बहादुर शाह जफर द्वितीय के अंतिम समय में शक्ति किसके हाथ में आ गई थी? बख्त खां के हाथ में, है ना? तो वास्तविक शक्ति किसके हाथ में है? मतलब जिसका मंत्रिमंडल पर ज्यादा कंट्रोल रहे, तो रामा राय। लेकिन रामा राय कोई ऐसा नहीं है यंग है, यामा राय था, तो मंत्रियों से कहते हैं ना प्राचीन आदमी, अच्छे संबंध थे, 70 वर्ष का था। रामा राय चालाक बहुत था। दरअसल में ये जो लोग हैं संगम वंश है, मैंने बताया संगम वंश कहाँ है? कर्नाटक में है। तो बच्चे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से भारत की, तो कर्नाटक में इधर आपके अगर आंध्र प्रदेश से देखते हैं तो हैदराबाद की तरफ निजाम है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये जो हैदराबाद क्षेत्र है, इसमें 5 आपके छोटे छोटे राजा थे, जैसे अहमदनगर हुआ। समझना मेरी बात को, भी नोट मत करना कुछ भी, बाद में लिख लेना। अहमदनगर, बीजापुर आपका कर्नाटक में पड़ता था, ये मुस्लिम साम्राज्य था यहाँ। गोलकुंडा हुआ, गोलकुंडा हुआ आपका, ठीक है। एक था आपका बीदर, और एक था बरार क्षेत्र। क्या? बरार।
तो रामाराय की चालाकी थी कि इन पांचों को बिजी रखता था आपस में, इनके आपस में झगड़े करवाता रहता था सबके। कभी बीदर बीदर का अहमदनगर से संघर्ष चल रहा है, कभी अहमदनगर का गोलकुंडा से, कभी गोलकुंडा का बरार से संघर्ष चल रहा है। ठीक है, तो इनका संघर्ष चलता रहता था, देखेंगे ध्यान से। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो 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 इधर देखेंगे। तो इन पांचों को संघर्ष में बिजी रखा, लेकिन किसी भी तरह से पांचों को समझ में आया कि ये रामा राय हमको आपस में लड़ाता है, तो पांचों संगठित हुए। पांचों की गुप्त मीटिंग हुई एक, और पांचों ने तय किया कि हमको किससे किससे छुटकारा पाना है, इस रामा राय की शक्ति को उखाड़ के फेंकना है। और इन्हीं पांचों का जो संगठन है, और रामा राय ने एक समय तक तो इनको उलझाए रखा आपस में। एक समय के बाद में जब इन पांचों ने इकट्ठे विद्रोह किया, यही तालीकोटा का युद्ध है। ठीक है, तो तालीकोटा के युद्ध में पूछता है कितने राज्य हुए, छोटे छोटे 5, लेकिन 5 में से भाग कितने ने लिया, सिर्फ 4 ने भाग लिया था। तो मैं तालीकोटा का युद्ध अभी शुरू करने जा रहा हूं। मैं क्या मतलब, हो चुका है वो तो पहले ही। लिखना तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, 1565 में हुआ है। कब हुआ है, 1565 में हुआ है, ये बात याद रखेंगे। 23 जनवरी 1565। शक्ति कौन कौन है, एक तरफ तो रामा राय हो गया, मतलब राजा तो आप जानते ही हैं रामा राय, लेकिन राजा याद रख लेना, कभी मत भूलना, सदाशिव राय। रामा राय वर्सेज अली आदिल शाह। अली आदिल शाह। अली आदिल शाह किसकी तरफ से नेतृत्व कर रहा था, ये पांचों छोटे छोटे। बहुत बढ़िया। किस भाषा का विद्वान था, संस्कृत भाषा का विद्वान था भैया। कृष्ण देव राय जो है वो संस्कृत भाषा का विद्वान था। चलो क्या बोलेंगे, तालीकोटा का युद्ध, रामा राय, अली आदिल शाह। बच्चे इस तालीकोटा के युद्ध को ही हम लोग बोलते हैं राक्षसी तांगड़ी, क्योंकि गांव पड़ता था। राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, दूसरा इसका नाम है बन्नी हट्टी का संघर्ष, या बन्नी हट्टी का युद्ध भी बोलते हैं। आप लिख लें बन्नी हट्टी की लड़ाई। बन्नी हट्टी की लड़ाई के नाम से किसको जाना जाता है। ठीक है, और अली आदिल शाह के साथ में कौन कौन है, बीदर था, अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकुंडा था, बरार नहीं था। बरार ने क्यों हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि बरार और गोलकुंडा का चल रहा था उस समय संघर्ष। तो इस संघर्ष के चलते हुए याद रखेंगे ना, तालीकोटा के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था, बरार। बरार ने भाग नहीं लिया था, क्षेत्र भाग नहीं लिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अली आदिल शाह जीता, कौन, अली आदिल शाह जीता। और इस तरह क्या हो गया, विजयनगर साम्राज्य विघटित हो गया, यानी एकदम से कमजोर पड़ गया। आपसे प्रश्न पूछेगा विजयनगर साम्राज्य के कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण क्या था, तो क्या लिखेंगे, इन 5 क्षेत्रों का एकीकरण हुआ, और ये सब मिले अली आदिल शाह के नेतृत्व में। और विजयनगर साम्राज्य को सबसे कमजोर किया मेरे दोस्त किसने, वो किया था आपका तालीकोटा के युद्ध ने। क्या बोलोगे, तालीकोटा के युद्ध ने। ठीक है, हाँ बिल्कुल। मानवेंद्र, मानवेंद्र कह रहे हैं सर जी मिस विस में आप विस निरर्थक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे वाह मेरे हिंदी के छात्र, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, चलो देखो ऐसा होता है बेटा, मेरी बात सुने आप। जैसे गुप्त काल था, गुप्त काल को समझे आप लोग, तो आपने देखा उस समय ऐसा नहीं था कि भाषा प्राकृत थी। भाषा क्या थी, प्राकृत थी, लेकिन वो धीरे 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 विघटित होती गई। मुगल काल आते आते क्या हो गई, फारसी हो गई। तो फारसी क्या पूर्णतः प्रयोग होती थी, फारसी पूर्णतः तो प्रयोग नहीं होती होगी। हिंदी में ही बहुत सारे काम होते होंगे, आम जन की जो भाषा थी वो हिंदी हुआ करती होगी। ऑफिशियल का मतलब होता है ऑफिशियल। अगर मैं बात करता हूं कर्नाटक की,
तो कर्नाटक को आप देखोगे तो कर्नाटक, मैं आपको एक लाइन लिखवा रहा हूं, तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल। तो सीधी सी बात है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इनकी वो तेलुगु होगी, नो डाउट। लेकिन अगर हम देखते हैं तेलुगु तो इनकी ऑफिशियल होगी, तेलुगु के विद्वान भी हो गए। कृष्ण देव राय को संस्कृत भाषा के लिए भी जाना जाता है, संस्कृत भाषा का एक बड़ा विद्वान था, ठीक है। और बहुत सारे विद्वान इनके क्या थे, संस्कृत भाषा के जानकार थे, ये बात आप याद रखेंगे। और अगर आपसे मैं ऐसे कह दूं कि कृष्ण देव राय तेलुगु के विद्वान थे, तो तेलुगु के विद्वान तो नो डाउट है ही है, क्योंकि उनके ऑफिशियल तेलुगु है। चलो भाई, रामा राय और आदिल शाह जीतता कौन है? आदिल शाह जीता, बरार ने भाग नहीं लिया था, ये बात याद रखेंगे। तो यहां से ये लोग, रामा राय का भाई जो है वो भाग करके आ गए। फिर आया आपका अंतिम वंश अरवीडू वंश। क्या आया? अरवीडू वंश। अरवीडू वंश कब से हो गया? 1570 से, 1570 से और आपका 1650 तक। लेकिन मैं कहूं सबसे कमजोर वंश जो था, क्योंकि अब कोई विजयनगर का अर्थ नहीं रहा था, बहुत थोड़े से सीमा क्षेत्र तक ये लोग क्या है, अपने आप को रोके हुए रखे, बस मतलब जिंदा था, ये कह सकते हैं कि विजयनगर साम्राज्य जो है वो जिंदा था। अरवीडू वंश 1570 से 1650, सिर्फ इसके आपको संस्थापक याद कर ले। संस्थापक कौन थे? संस्थापक है तिरुमल। कौन है? तिरुमल। और ये तिरुमल कौन है? रामा राय का भाई है। क्या है? रामा राय का भाई है। और इसी तिरुमल ने जो राजधानी बनाई थी, वो राजधानी बनाई थी पेनुगोंडा। कमेंट सेक्शन में फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे और मुझसे कहेंगे कितनी राजधानी विजयनगर साम्राज्य की कुल हुई। बेटा आप लोगों में बड़ी कमी है, आप लोग बीच में से क्लास देखते हो। एस के अवस्थी कह रहे सर आप तो बोल रहे थे कॉइन की भी क्लास लेंगे, तो बेटा आपने आज की क्लास देखी? मैंने क्या बोला शुरू में? बीच में से आई हो तुम। अबे पगलूट, अभी तुम ऐसा तो नहीं करते स्टेप स्टेप में क्लास देखते हो, 5 मिनट छोड़ दिए, अगले 5 मिनट पर चलो बाद में आए लाइव हो गए, पूरी क्लास नहीं देखते हो? या तो क्लास को बिल्कुल बाद में देखा करो, और देखते हो तो पूरी देखा करो। अब भाई ऐसा कैसा बात बनेगी? राजधानी पेनागोंडा बनाई, और पेनागोंडा के बाद में, तिरुमल के बाद में एक शासक आया इनका जिसका नाम था वेंकट सेकंड। कौन था? वेंकट द्वितीय। और वेंकट द्वितीय ने राजधानी बनाई थी चंद्रगिरी। चंद्रगिरी जो कि अंतिम राजधानी थी। चंद्रगिरी क्या थी? अंतिम कैपिटल थी इनकी, अंतिम राजधानी। और आपसे पूछेगा अरवीडू वंश का अंतिम शासक कौन था? इसको तो मैं कह सकता हूं विजयनगर का ही अंतिम शासक कौन है, क्योंकि अंतिम वंश है अरवीडू वंश। और अंतिम शासक कौन था? रंग तृतीय। तो समझ रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर प्रथम से शुरू हुआ, खत्म किस पर हुआ? रंग तृतीय पर खत्म हुआ। किस पर? रंग तृतीय पर खत्म होता है। बहुत बढ़िया। शहजाद अली मेरे मित्र, बहुत बढ़िया। 4 राजधानी हुई इस पर, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। 5-5 मिनट घूम घूम के क्लास देखते हैं बेटा। आज की क्लास में तो यार मतलब बात होनी चाहिए है ना, बात होनी चाहिए थी ना बहुत सारी। बात, एक बात की क्लास रख लो, तुम्हारी बात की क्लास। बेटे टॉपिक शुरू करेंगे, विजयनगर साम्राज्य खत्म है आपका, लिखेंगे सिक्कों का इतिहास। सिक्कों का इतिहास, और सिक्कों का इतिहास अपने आप में एक पुस्तक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में जहां से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो सिक्कों को हम क्या बोलते हैं? जो सिक्कों का अध्ययन होता है, नोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नोट पढ़ना आप इकोनॉमिक्स में, कि पहला नोट कब आया, कितने कितने रुपए के नोट छपते थे, जैसे 1770 में पहला नोट आया, कागजी नोट, ठीक है। वो आप इकोनॉमिक्स में, मैं बात कर रहा हूँ कॉइन्स की, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है बच्चे न्यूमिस्मैटिक्स। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या बोलते हैं?
न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। अरे मैं कहीं जा नहीं रहा यार, वापस आऊंगा। मैं मेरे दोस्त मेरे मित्र मैं वापस आऊंगा। अभी अभी देखो मेरा स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। अभी स्टैटिक जीके हम तुरंत नहीं पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे सभी बच्चे? बोलेंगे यस। तुरंत क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि उसका कोई अर्थ नहीं है। आप स्टैटिक जीके आज पढ़ोगे, कुछ दिन बाद आपको फिर से पढ़नी होगी। स्टैटिक जीके आप एग्जाम से मतलब 1 महीने पहले पढ़ो, ठीक है। और वो मैंने मतलब खुद डिसाइड किया, मैं आपको एग्जाम से 1 महीने पहले स्टैटिक जीके कराऊं, ठीक है। लेखपाल वाले बच्चों के लिए भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए। जैसे ही जिसके एग्जाम की अपडेट आएगी उससे पहले ही, मतलब काफी टाइम देंगे, महीने 2 महीने का, तो स्टैटिक जीके तब शुरू कर रहे होंगे, है ना। बहुत अच्छे से मैं खुद कराऊंगा, उसके लिए निश्चिंत रहना। उसका जिक्र मतलब कोई बच्चा मत करना जी भैया स्टैटिक जीके कब कराओगे। और कोई बोले भी ना उधर टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप ही जवाब दे देना उसको कि भैया ने बोला है स्टैटिक जीके खुद ही कराएंगे, लेकिन अभी थोड़े से गैप के बाद कराएंगे, ठीक है। क्योंकि उसका भी से आप पढ़ेंगे कोई अर्थ नहीं है। और बहुत मतलब इस बार बहुत विशेष तरीके से, ऐसा नहीं है हबड़ तबड़ में 4 5 6 क्लास में खत्म करा दी। कम से कम 15 क्लास आपकी स्टैटिक की इस बार लगाऊंगा, और बहुत बेहतरीन क्लास लगाऊंगा, है ना। जबरदस्त एक बोलते हैं ना A1 क्लास। चलो भाई, सिक्कों का अध्ययन, और अभी आपकी क्लास चलेंगी यूपी जीके की, है ना। और यूपी जीके नवनीत सर कराएंगे, बहुत अच्छे से एक्सपर्ट हैं यूपी जीके के, हमारे चैनल के ही टीचर हैं, पुराने टीचर हैं, तो उनसे आप पढ़ना, है ना। तो बहुत शानदार तरीके है उसके लिए। जैसा आप लोगों के लिए मैसेज चल रहे हैं ना टेलीग्राम में कि जी आप ये पढ़ा दो यूपी जी के बच्चे, मेरे लिए मत बोलो प्लीज, मैं नहीं करा पाऊंगा उसको। अच्छा बात है, आपके हित की बात है, तो आपके लिए मतलब मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं, लाख गुना बोलते हैं, जैसे लाख गुना, तो लाख गुना ज्यादा अच्छा पढ़ाएंगे वो मुझसे। उसको आप क्लास को बहुत अच्छे से करना। तो सिक्कों के अध्ययन को बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। कोई दिक्कत नहीं, तब तक रिवीजन करना मस्त। बहुत बोलते हैं ना गुरुजी इतनी क्लास करवा दी हिस्ट्री की तुमने, 60 क्लास करवा दी। बेटा हिस्ट्री देखो 40 क्लास में खत्म हो सकती थी, नो डाउट। 40 में कर लो इसको, करने को 30 में भी करिए हमने, 50 में कर लो। अनछुए मतलब ऐसा बिल्कुल था कि आपकी जानकारी के लिए वो, मतलब आप फील कर सकते हैं यार मैंने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। ये कभी कोई बच्चे जिन्होंने कहीं और इतिहास पढ़ा होगा, जिन्होंने कहीं और तैयारी करी होगी, या कुछ भी होगा, वो बच्चे अपना आप उनके मन में आवाज आई होगी जी हाँ कुछ इतिहास पढ़ा है। और जबरदस्त, आज नहीं कभी भविष्य में पढ़ना, और कहीं भी पढ़ना। एक ये मैं दावा कर सकता हूं इस बात का कि आप लोग एहसास करोगे कि हमने एक इतिहास एक जगह पढ़ा था, छोटी परीक्षा की तैयारी करते हुए एक इतिहास पढ़ा था। अभी आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे, अभी आप कहेंगे छोटी परीक्षा की तैयारी करते हुए भी एक हमारे गुरुजी आए जिन्होंने हमें कुछ इतिहास पढ़ाया, लपेटा नहीं, ऐसे ही खत्म नहीं करा, बस पढ़ाया कुछ। तो ये आवाज अगर दिल से आए सच में, तो मुझ तक पहुंचनी चाहिए आवाज फिर। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है। और सिक्कों के बारे में भैया मैं शुरू करूंगा सीधे परीक्षा की दृष्टि से हिंद यूनानियों शासकों से। हिंद यूनानी शासक किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं उतनी बात करेंगे। बच्चे आपसे पूछा जाएगा सिक्कों पर शासक का नाम सबसे पहले किसने लिखवाया? सिक्कों पर शासक का नाम सबसे पहले, सिक्कों पर शासक का नाम सबसे पहले किसने लिखवाया? हिंद यूनानी शासकों ने लिखाया, ठीक है। चलो ऊपर दिखाओ कमेंट क्या कह रहा बच्चा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? हिंद यूनानी शासक। सिक्कों पर शासक का सबसे पहले नाम किसने लिखवाया? हिंद यूनानी शासकों ने लिखवाया। सांचे में ढले सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए? सांचे में ढले सिक्के, समझना बच्चे, सांचे में ढले सिक्के का क्या मतलब है? आप लोग रोटी बनाते हैं, तुम तो नहीं बनाते होगे बेटा, फ्री से खाते हो, बहन भाभी मम्मी बना रही होंगी, कुछ बच्चे होंगे जो बाहर रह रहे होंगे। एक रोटी तो बेटा ये है कि मैंने हाथ से बना ली, है ना, आटा लिया थोड़ा सा और हाथ से बना ली, तो उसका कोई सांचा नहीं है, कोई आकृति नहीं है। एक मशीन से बनी हुई रोटी होती है, आप देखते हो मशीन आ गई है आलसी लड़कियों के लिए, तो मशीन से मतलब वो सेम साइज आएगा उसका, हर बार सेम स्ट्रक्चर आएगा। आज के सिक्के देखो, आज के सांचे के सिक्के,
1 रुपए का सिक्का जो छोटा वाला, जिसको दुकानदार लेने से मना कर देता है, वो 1 रुपए का जो सिक्का है वो हर जगह बराबर होगा। और आप अगर कभी कानून पढ़ेंगे भविष्य में तो आप जानोगे, अगर सिक्के का कहीं वजन में भी अगर माइक्रोग्राम्स में भी अंतर आ गया ना, तो किस पर, जो टकसाल होती है ना, टकसाल मिंट, उस पर मुकदमा दर्ज होता है। और कानून में स्पेशल धाराएं हैं उसके लिए, सिक्कों के वजन आदि में परिवर्तन। आपके पास सिक्का मिल गया, सिक्के को आपने मोड़ तरोड़ के रखो, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। हाँ, चलते चलते कुछ घिस गया है, वो मान्य है, घिसा हुआ सिक्का, और लेकिन आपको पता चल गया आप सिक्के को घिस रहे हैं तो आप पर मुकदमा दर्ज होगा। इस तरह की बातें हैं। तो सांचे का मतलब है एक फिक्स स्टैंडर्ड पे कि इतना गोल होगा। चौकोर सिक्के भी चले हैं, है ना, तो चौकोर सिक्का होगा, उसका क्या है, अभी तो नहीं चलता चौकोर सिक्का, पहले चलाया, अकबर ने चलाया था चौकोर सिक्कों को। तो सांचे में ढले सिक्के किसने चलवाए थे? हिंदी यूनानी शासकों ने चलवाए थे। ठीक है। सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के। बच्चे शासक का नाम बताओ, ये मैं आपको बता चुका हूं। शासक का नाम बताएं। अगर शासक पूछे, मैंने पूछा था आपसे, अगर पूछता है वंश तो बोलना है हिंद यवन, हिंद यवन बोलना है। और इधर ही एक शासक था, याद रख लेना, स्ट्रेटो सेकंड ने शीशे के सिक्के चलवाए। अब शीशे के सिक्के से तो सीधे सीधे ध्यान आता है किसका? सातवाहन शासकों का। सातवाहन शासकों ने किसके सिक्के चलवाए थे? शीशे के। और मैंने एक धातु और बताई थी, पोटीन के सिक्के। पोटीन के सिक्के भी किसने चलाए थे आपका? तो आप कहेंगे भैया जी सातवाहन शासकों ने चलाए थे, बात हम पढ़ चुके थे। बच्चे हिंदी यूनानी शासकों में मैंने बताया, अगर सोने के सिक्के के बारे में बात आएगी तो शासक का नाम लिखना विम कुडफिसेस, कुषाण वंश का विम कुडफिसेस। ठीक है। मिनांडर का नाम आता है, और शुद्ध सोने के सिक्कों में नाम आता है किसका? कनिष्क का नाम आता है। किसका? कनिष्क का। तो हिंदी यूनानी शासकों की बात हुई। मौर्य काल की बात करते हैं, और इन सभी से प्रश्न पूछे गए हैं। इसको ऐसे ही बेवजह मत समझना कि जी इसका कोई महत्व है, बहुत प्रश्न पूछे गए हैं इससे। मौर्य काल, मौर्य काल में मुद्रा को पण कहते थे। क्या बोलते थे? मुद्रा को पण कहते थे, जो मौर्य काल था। और जो ये पण होती थी, ये पण होती थी चांदी की। इसको बोलते थे, चांदी को बोलते थे पण। इन्हीं सिक्कों को हमने कहा गया, जैसे चांदी और तांबे के सिक्के थे, उनको क्या कहा गया? आहत सिक्के कहा गया इतिहास में। तो मौर्य काल में क्या बोलते थे? मुद्रा को पण कहते थे। और इस पण पर क्या था, क्या अंकित था मौर्य काल में? सूर्य, चंद्रमा, बैल, पीपल और मयूर अंकित थे, मतलब इनके डिजाइन पर पाए जाते थे। इस समय पर मौर्य काल की मुद्राओं में। लेकिन अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा? मौर्य काल में जो सोने की मुद्रा थी उसको क्या कहा जाता था? मौर्य काल में चांदी की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो सोने की मुद्रा थी, जो स्वर्ण सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? निष्क कहा जाता था। अब समझ रहे हो? निष्क जो है, अब ऐसे भी प्रश्न पूछा हुआ, निष्क किस धातु से बनी हुई मुद्रा थी? तो निष्क किसकी है? निष्क थी एक स्वर्ण मुद्रा, जो चांदी का हो गया, चांदी की थी पण, और सबसे ज्यादा प्रचलित थी पण। रुपये, शतमान, ये किसकी थी? ये चांदी की मुद्राएं थी। किस समय? गुप्त काल में। अरे भाई देखो मैं उठ के कहां चला गया। शतमान। तांबे की मुद्रा, तांबा, तांबे की मुद्रा थी माशक। क्या बोलोगे? माशक और कांकणी, माशक और कांकणी।
ठीक है। अब एक बात समझें, आपसे पूछेगा बच्चे कि मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि आचार्य चाणक्य जब जंगलों से होकर के गुजर रहे थे घनानंद के आश्रम से जाते समय वापस, तो उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य मिले और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने कुछ करसापण मुद्राएं दे करके खरीद लिया। पढ़ी थी ये बात, यस और नो? करसापण, तो करसापण भी कहाँ चलती थी? वो मौर्य काल में ही चलती थी। करसापण भी कहाँ चलती थी? मौर्य काल में ही चलती थी। करसापण, तो ये करसापण क्या थी? करसापण मुद्रा थी आपकी चांदी और तांबे को मिला दिया इन्होंने आपस में। चांदी प्लस तांबे को मिली हुई मुद्रा थी क्या? करसापण। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, दीपक मौर्य जी थैंक यू। चलो, वीर बहुत बढ़िया, शिल्पी सिंह गजब। चलो यहां आएंगे, मौर्य काल में हो गए हमारे, फिर करते हैं हम कुषाण काल में। कुषाण काल में, अच्छा अब आपसे रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लूं, फटाक एक सेकंड में बता दोगे? कुषाण काल में सबसे महान शासक कौन हुआ? बेटा एक प्रश्न पूछा जाता है, नियमित सिक्के कब जारी हुए? पहले ऐसा था, निष्क निष्क बना, कुछ समय चला, बंद हो गया। शतमान चला दिया, कभी रुपया चला दिया, पूरे मौर्य काल में पण चलती रही, मासक कभी कभी चला। नियमित सिक्के कब जारी हुए? तो नियमित सिक्के मतलब रेगुलर, फिर सिक्के बंद नहीं हुए। कभी ऐसा होता था सिक्कों से व्यापार होने लगता था, कभी आदान प्रदान जो है उसके लिए क्या होता था? विनिमय प्रणाली, बाजरा दे दिया, आटा ले लिया, कभी ये चलन में आ जाता था। पुराने समय से था, आज भी होता, पड़ोस में से ले लेते हैं जी हमारा आटा खत्म हो गया, दे दो आटा थोड़ा सा। चलो, नियमित सिक्के जारी कब हुए? कुषाण काल में जारी हुए नियमित सिक्के। आपसे पूछेगा सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के। और बेटा वो चीजें नहीं नोट कराऊंगा मैं आपको, जैसे गोरी हो गया। अब गोरी मैंने आपको बताया था, 5वीं विजय हुई 1194 चंदावर में, तो उसने क्या किया था? लक्ष्मी जी की आकृति के सिक्के जारी कराए थे। जो आपको मैं लिखा चुका वो नहीं लिखाऊंगा। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के हो गया, ठीक है। अब मैंने बताया था विम कुडफिसेस था, विम कडफिसेस। विम कडफिसेस ने अपने सिक्कों पर क्या किया था? तो शैव धर्म की तरफ इसका क्या था? झुकाव था। तो विम कुडफिसेस कुषाण वंश से ही था। नंदी, शिव, त्रिशूल की आकृति के, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे पूछता है कि राम सीता की आकृति के सिक्के किसने चलाए? त्रिशूल की आकृति के सिक्के। कौन हो गया ये? विम कुडफिसेस हो गया, ठीक है। और कुषाण में ही एक शासक था हुविष्कु। किसके सिक्के? शिव पार्वती के सिक्के। प्रश्न सुने मेरा ध्यान से। मैं आपसे कहने जा रहा हूं कि गुप्त काल में पहला शासक जिसके बारे में एक सिक्का मिला वो कौन था? एक तो बताया मैंने, संस्थापक थे श्री गुप्तस्य। अच्छा इधर नहीं दिख रहा है, तो बोर्ड की सेटिंग क्यों नहीं कर रखी है तुमने भाई? है, चलो कोई नहीं कोई नहीं, अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है, ठीक है। जब नंदवंश था तो राजा घनानंद था, ठीक है। तो बेटा जो ये करसापण मुद्रा है ना, करसापण मुद्रा उस समय उत्तरी भारत में प्रचलित थी पूरे में। भाई मौर्य तो, मौर्य वंश की तो स्थापना बाद में हुई है, चाणक्य तो पहले चले गए, छोटे से बच्चे को लेकर के आए, तो छोटे से बच्चे को जब लेकर आए तो करसापण देकर आए, तो यानी ये करसापण चलता था पहले, है ना? तो वो प्राचीन समय से थी। अभी मैं बता रहा हूँ कि मौर्यों के समय प्रचलित, किसी भी वंश में जो प्रचलित मुद्रा है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तो प्रचलित यहां भी थी करसापण, मौर्यों में भी चलती रही। कुषाण काल,
आगे आएंगे, आगे बात करते हैं। गुप्त वंश में क्या बोला? बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, वो थे आपके चंद्रगुप्त प्रथम राजा रानी का सिक्का। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। क्या ठीक करना है, क्या कह रहे हैं? अच्छा गुरु जी, सार्वधिक को अधिक कर दो। देखो, सर्व सबसे अधिक, सार्वाधिक हो गया। अब ठीक है भाई, देखना जरा, बोलो एक बार, दिखाओ कौन बच्चा कह रहा है, नाम क्या है? रामेश्वर सिंह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर्वाधिक जी गलत लिखा हुआ है हमारा, और सर्वाधिक को ठीक कर दो। कर लिया करो यार, तुम हिंदी क्लास क्यों बनाते हो इसको। चलो, क्या बोलेंगे? हुविस्कु शिव पार्वती के सिक्के जारी किए, किसमें था? कुषाण काल में था। फिर आते हैं बच्चा गुप्त काल में। गुप्त काल में बताओ मुझे, सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो जानते हो चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या चलाया था? राजा रानी का सिक्का। एक तरफ तो अपना फोटो लगवा लिया, और एक तरफ अपनी रानी का फोटो लगवा लिया था। किसका फोटो लगवा लिया था? अपनी रानी का फोटो लगवा लिया था। ठीक है, चलो। गुप्त कालीन, क्या बोलेंगे? गुप्त काल में सबसे पहले आपको याद रखना है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त के बारे में ये तो हम बात कर चुके थे कि वीणा बजाते हुए सिक्के, लेकिन नाम पूछा जाएगा आपसे। गरुड़ सिक्का किसने जारी कराया था? गरुड़ सिक्का किसने जारी कराया था? गरुड़ नाम का। वीणा नाम से सिक्का भी जारी कराया, वीणा बजाते हुए जिस पर दिखाया गया। परशु सिक्का, परशु सिक्का किसने जारी कराया? समुद्रगुप्त ने जारी कराया। धनुर्धर सिक्का किसने जारी कराया? धनुर्धर सिक्का किसने जारी कराया? समुद्रगुप्त ने जारी कराया। व्याघ्र सिक्का किसने जारी कराया? समुद्रगुप्त ने कराया। अश्वमेघ सिक्का किसने जारी कराया? समुद्रगुप्त ने कराया। समुद्रगुप्त ने कराया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? चांदी के सिक्के चलवाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो गुप्त वंश में सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के किसने चलवाए? वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए। बहुत बढ़िया, छपणक बता रहा है, एक तो छपणक, वह छपणक ज्योतिष है। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? चांदी के सिक्के चलवाए। क्या बोलोगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर चांदी के सिक्के चले। और बेटा यही बात आती है एक आपकी स्कंदगुप्त से, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्कंदगुप्त, सुदर्शन झील का पुनः जीर्णोद्धार कराया जिसने, स्कंदगुप्त ने क्या किया था? स्कंदगुप्त ने चलाया था आपके, मतलब ऐसा पूछा जाता, गुप्त शासकों में वह कौन सा शासक है जिसके सिक्कों में त्रुटियां मिली थी, अशुद्धियां मिली थी? अशुद्ध सिक्के, मतलब बेतरतीब, कोई फिक्स नहीं, अशुद्ध सिक्के। अब अशुद्ध सिक्के क्या होते हैं? जैसे आप कई बार पढ़ते हो, एक ग्रेन, ग्रेन नाम आता है सिक्कों में, इतने ग्रेन का सिक्का, इतने ग्रेन का सिक्का। तो ग्रेन तो बहुत छोटी इकाई है, अगर मैं आपको समझाऊं, जो एक ग्राम है, एक ग्राम में लगभग 15.43 ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? 15.43 ग्रेन होते हैं। तो एक ग्रेन में आप देखोगे, इससे भाग करो एक में 15.43 से, बहुत छोटी यूनिट आएगी, है ना? तो एक ग्राम 15 यानी कि मैं अगर 150 ग्राम बोलूं बच्चे, तो 10 ग्रेन कह सकता हूं मैं? नहीं, 150 ग्रेन के करीब का जो सिक्का होता होगा वो 10 ग्राम का होता होगा लगभग में, है ना? होता दरअसल में 154 ग्राम का जाएगा वो, 154 ग्राम का। तो जब कोई सिक्का छपता था, मान के चलो गरुड़ सिक्का छपा, तो इनकी तोल फिक्स होती थी। तोल फिक्स होती थी कि एक ही तोल, एक ही मेजरमेंट पर ये चलते थे। कि भाई सामान्यतः अगर हम भारत में देखते हैं, भारत में सबसे ज्यादा जो सिक्के चले हैं वो 4 ग्राम के चले। कितने के चले? 4 ग्राम के। कब तक चले 4 ग्राम के? 4 ग्राम के सिक्के तब तक चलते रहे जब तक शेरशाह सूरी ने रुपया नहीं चलवाया। और आज जो रुपया हम इस्तेमाल करते हैं वो शेरशाह सूरी के रुपया से।
यानी कि वर्तमान मुद्रा जो हमारी है रुपए की, कॉइन्स में, सिक्कों की, वो शेरशाह सूरी ने जो रुपया चलाया था, रुपया, रुपया का शाब्दिक अर्थ देखो क्या होता है, रुपया। जब शेरशाह सूरी के सामने सिक्का बन के आया तो उसके अंदर से आवाज आई रुपया। रुपया का मतलब शानदार आकृति, रुपया, शानदार आकृति। तो शेरशाह सूरी ने चलाया 11 ग्राम का। तो 11 ग्राम से पहले कितने के चलते थे? सारे के सारे 4 ग्राम के। और जब से शेरशाह सूरी ने चलाया तब से मैक्सिमम बाकी के सब राजाओं ने स्टैंडर्ड कितना मेंटेन किया? वो 11 ग्राम का स्टैंडर्ड मेंटेन किया, यानी कि 1 तोले से थोड़ा ज्यादा। 1 तोले में होते हैं 10 ग्राम, तो 1 तोले से थोड़ा सा ज्यादा। तो स्कंदगुप्त का मेजरमेंट ठीक नहीं, जैसे बोलते हैं अशुद्ध, अशुद्ध सिक्के। एक आया गुप्तों में कुमारगुप्त, कुमारगुप्त, और कुमारगुप्त का क्या बोलेंगे? कार्तिकेय के सिक्के किसने जारी कराए? सटानन देवता है, सटानन देवता, कार्तिकेय के भगवान शिव जी के पुत्र है ना। सुनी होगी तुमने कहानी, जब कार्तिकेय ने मोर पे बैठ के चक्कर लगाए, किसके? शिव जी और पार्वती के। और गणेश जी ने किसके चक्कर लगा लिए वहीं? गणेश जी मोटे थे तो उन्होंने चक्कर लगा लिए वहीं शिव जी और पार्वती के। तो वो तो ब्रह्मांड का चक्कर लगाया। उन्होंने बोला मेरे माता पिता ही मेरे लिए ब्रह्मांड है, आपके लिए भी होने चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, है ना। तो उन्होंने चक्कर लगा लिए। तो जीता किसको माना गया? जीता माना गया शिक्षा को, कि उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब जे तो पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाया, तो पूरे ब्रह्मांड में तो शिव जी और पार्वती भी तो वहीं बैठे हुए थे। जब वो पूरा घूम लिए तो उनको भी तो घूमे होंगे। ठीक है, ठीक है, चलो भी आगे आएंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आगे आपके गुलाम, गुलामों में गौरी आ गया। गौरी ने, मैंने आपको लिखवाया ही है कि उसने अपना जो युद्ध लड़ा उसके बाद में 5वें युद्ध के टाइम पर उसने क्या किया था? गौरी ने, बोलो फटाफट से। गौरी ने 5वें युद्ध के बाद में लक्ष्मी जी के सिक्के चलवाए थे गौरी ने। इल्तुतमिश मत भूलना, गुलाम वंश की बात करते हैं तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश ने चलाया था भैया 2 तरह के सिक्के। एक तो टंका चलाया था, टंका। टंका किस धातु का था? चांदी का। किसका था? चांदी का। और जीतल था तांबे का। जीतल किसका था? तांबे का था, ठीक है। और जीतल को बोलते हैं भारतीय इतिहास का सबसे छोटा सिक्का। इतिहास का सबसे छोटा सिक्का। सबसे छोटा सिक्का कौन था? वो जीतल है। इल्तुतमिश हो गया। इल्तुतमिश के बाद में एमबीटी को याद रख लेना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहुत बढ़िया। आकाशदीप सिंह बच्चे, इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा पूछता है। मैंने आपको समझाया भी था सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। आज के टाइम पे जो सभी मुद्राएं चल रही हैं सब सांकेतिक मुद्राएं हैं, चाहे 10 रुपए का नोट है या 2000 का नोट है। वह मुद्रा जिसके लागत में उसकी कीमत से कम मूल्य आता हो, यानी 2000 के नोट में 2000 रुपए थोड़ी लगते हैं बनने में, नहीं। 10 रुपए के नोट में 10 रुपए थोड़ी लगते हैं बनने में, नहीं लगते। तो ये क्या है? ये सब सांकेतिक मुद्रा होती है। चलो भाई, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है। लेकिन अगर आप सोने का सिक्का बनाने लग जाओ तो मान लो, तो उसमें तो सोने की कीमत लगेगी ना, लगेगी या नहीं लगेगी? सोने का सिक्का तो जितने वजन का, मान लो 1 तोले का है, और सोने का रेट 55,000 है, तो 55,000 रुपये लग जाएंगे उसमें तो बनने में। तो वो सांकेतिक मुद्रा नहीं है, गोल्ड कॉइन सांकेतिक मुद्रा नहीं है। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने करवाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। अदली सिक्का किसने चलवाया? अदली सिक्का, अदली था चांदी का सिक्का। नाम याद रख लेना, धातु याद रख लेना। चांदी का सिक्का था अदली। और इसी अदली पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या लिखवाया था? कलमा लिखवाया था। कलमा समझते हो? राजा अपनी प्रशंसा में अपने बारे में लिखवाता था, कलमा लिखवाया। और कलमा लिखवाना किसने बंद कर दिया था? औरंगजेब ने।
औरंगजेब क्या बोलते बाद में, अब सिक्कों पर कोई भी खुतबा, खुतबा यानी कि कलमा प्रशंसा पत्र नहीं पढ़े जाएंगे, कोई भी खुतबा नहीं, कोई भी कलमा नहीं। बहुत बढ़िया। चलो, तो सांकेतिक मुद्रा चलवाई, और एमबीटी को ही जाना जाता है चमड़े के, चमड़े के सिक्के किसने जारी करवाए? चमड़े के सिक्के जारी किसने करवाए? बेटा ये तो एक राजा है, राजा। अगर पूछे किस व्यक्ति ने, अगर कभी शासक पूछे ना, ध्यान देना प्रश्न पर हमेशा, शासक पूछे तो मोहम्मद बिन तुगलक, और पूछे व्यक्ति कौन है तो व्यक्ति आपको मैं बता चुका हूं कौन था व्यक्ति। हुमायूं के समय 1539 में जब शेरशाह सूरी से युद्ध हुआ, जानते हो ना, और आपका हुमायूं जान बचा करके भागा, और जान बचा करके भाग रहा था कर्मनासा नदी में कूद करके, तो उसकी जान किसने बचाई थी? एक निजाम भिश्ती ने, जिसको हुमायूं ने एक दिन के लिए गद्दी पर बिठाया था, और एक दिन की गद्दी पर बैठा तो उसने एक ही दिन में सिक्के चलाए थे। तो वो व्यक्ति था उस समय, राजा बना था एक दिन के लिए। ठीक है, तो आप कभी उसको पूर्ण पूर्ण शासक मत मानना, वो तो चंद समय के लिए शासक था, है ना, अपॉइंटेड था। क्या बोलेंगे? चमड़े के सिक्के जारी करवाए किस शासक ने? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, फिर आया आपका फिरोज शाह तुगलक, FST। अद्धा सिक्का किसने चलवाया? बिख सिक्का किसने चलवाया? अद्धा और बिख सिक्का किसने चलवाया? ससगानी सिक्का किसने चलवाया? ससगानी सिक्का किसने चलवाया? देखो ये दोनों तो हैं मिश्रित सिक्के, मिश्रित मतलब जैसे प्रोटीन के थे, मिश्रित का मतलब हो गया तांबे और चांदी के, और ससगानी सिक्का किस धातु का था? ये था आपका चांदी का। किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। किसने चलवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा। अदली चलवाया, अदली किस पे? चांदी पर, और उस पर क्या लिखवाया? अपनी खुतबा पढ़वाया, अपना कलमा लिखवाया। अद्धा और बिख किसने चलवाए? फैफेस्टी ने। ससगानी प्योर चांदी का था। ठीक है, सातवाहन शासकों के आप जानते ही हैं सभी लोग, सातवाहन शासकों ने प्रोटीन के और शीशे के सिक्के चलवाए। शिवम शर्मा जी, यार नाम वाम लेने के लिए मत बोला करो तुम प्लीज। भाई क्या मिलता है तुम्हें बताओ? मुगल काल, ये कह दिया करो सर जी तुम भी तो करवाते हो अपनी क्लास लाइक, उससे क्या मिलता है? उससे तो मिलता है बेटा, पैसे नहीं मिलते, लेकिन उससे अच्छा बच्चा जो होगा ना, वो क्लास का रेशियो देख के क्लास पाता है। आप कभी क्लास को देखते हो जिस पर 212 व्यू हो या 0 लाइक हो? ऐसी क्लास को आप देखना पसंद करेंगे? नहीं, आप पहले ही उससे हट जाएंगे। आप कौन सी वीडियो पसंद करते हैं इस पर ज्यादा लाइक हैं, ज्यादा व्यू हैं, तो मतलब अच्छा बच्चा उसको देखने आ जाएगा। फिर तो मदद हमारी कुछ नहीं होगी ना, हमको कुछ पैसा मिलेगा, आपकी वजह से, आपके इस काम की वजह से बाकी बच्चा देखने आएगा, और बच्चा देखने आएगा तो उसके व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो तब हमको पैसा जरूर मिलता है। ये सच्चाई है ना? लेकिन वो बच्चों का हित सबसे ज्यादा उसमें छुपा हुआ है। मुगल काल, मुगल काल में भैया बाबर की बात करते हैं सबसे पहले। इसकी बाबर, बाबर ने आपका 2 सिक्के चलवाए। 2 सिक्के कौन कौन से? एक तो शाहरुख चलवाया, ठीक है, और एक चलवाया बाबरी सिक्का। मोस्ट इंपोर्टेंट है शाहरुख सिक्के के बारे में, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि शाहरुख सिक्का किस शासक ने चलवाया था। तो ये सिक्के थे किसके? चांदी के सिक्के थे। किसके? चांदी के सिक्के थे, और किसने चलवाए थे? बाबर ने चलवाए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है मुगल काल की, कि मुगल काल में मुहरें बहुत चलती थी। मुहरें किस चीज को बोलते थे? सोने की बनी हुई होती थी मुहरें, आज भी बोलते हैं सोने की मुहर। ठीक है, चांदी थी आपकी, चांदी क्या बोलोगे? रुपयक के नाम से जानते हैं चांदी को, रुपयक के नाम से। और जो तांबे की मुद्रा थी इनकी, तांबे की मुद्रा को हम कहते थे दाम। क्या बोलते थे? तांबे की मुद्रा को दाम कहा जाता था। जैसे कि मैंने आपको गुप्त वंश में भी लिखवाया था कि सोने के सिक्कों को दीनार बोलते थे, चांदी के सिक्कों को रुपयप कहते थे।
ये मैंने आपको गुप्तवंश में भी लिखवाया था। बाबर ने बाबरनामा लिखा, तुझू के बाबरी नहीं लिखी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, उसको लिख लो आप। चलो, शाहरुख बाबरी चांदी, बाबर शाहरुख, ठीक है। बाबर ने क्या चलाया? शाहरुख सिक्का चलवाया। हुमायूं के टाइम पे, हुमायूं की बात अगर करते हैं तो हुमायूं के टाइम पे कभी कोई भी नहीं भूलेगा, कौन? निजाम, निजाम भिस्ती जो था, निजाम भिस्ती व्यक्ति था। निजाम भिस्ती एक दिन का शासक, ऐसे लिख लो, ये तो हम पढ़ चुके पहले भी। एक दिन का शासक, और क्या चलवाया था इसने? चमड़े के सिक्के जारी किए थे कुछ, चमड़े के सिक्के जारी किए। किसने? निजाम भिस्ती ने, हुमायूं के टाइम पर। फिर आया आपका, हुमायूं के बाद अकबर, नहीं, पहले उसको लिख लो, शेर शाह को। फिर शेर शाह सूरी, भाई क्योंकि 1540 से 1545 तक कौन बताया था मैंने आपको? शेर शाह सूरी गद्दी पर था। और 3 सिक्के चलवाए असरफी, दाम और रुपया। असरफी, दाम और रुपया। दाम किस धातु का बना हुआ था? अभी बताया मैंने आपको, दाम था तांबे का बना हुआ। असरफी तो सभी जानते हैं, सोने की कहते थे, सोने की असरफियां। ये एक सिक्का था। रुपया किसका था? चांदी का बना हुआ था। किसका? चांदी का। याद रख लेना, रुपए का जो वर्तमान स्वरूप है ये कहां से आया है? रुपए का वर्तमान स्वरूप बहुत पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 आप देखेंगे दिल्ली कांस्टेबल यही क्वेश्चन पूछा हुआ डिक्टो, कि रुपए का जो वर्तमान स्वरूप है वो किस मुद्रा से या किस शासक के द्वारा? रुपए का वर्तमान स्वरूप, सॉरी, सिक्का रुपया नहीं पूछा था, राजा पूछ रखा था। रुपए का वर्तमान स्वरूप किस शासक ने लाया था? तो शेर शाह सूरी ने। और ये जो उस समय था रुपया, यहां से शुरू हुई थी 11 ग्राम की मुद्रा। क्या बोला था मैंने? 11 ग्राम वजन था इसका। गणित के स्टूडेंट भी आप लोग हैं तो ग्रेन में बदल लेना, है ना। ग्रेन मैंने आपको बता दिया, 15.43, 15.43 ग्रेन होते हैं 1 ग्राम में। बिल्कुल, कन्नौज के पास में तो युद्ध हुए थे, यही कर्मनासा नदी है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, शेर शाह सूरी ने क्या जारी किया? असरफी, दाम और रुपया। और रुपया क्या है? रुपये का वर्तमान स्वरूप जो भारत सरकार अपनाती है। और फिर आया आपका अकबर। अकबर ने क्या जारी किया था? सोने के सिक्के जारी किए। और सोने के सिक्कों में कौन आता है? संसव, बोलो, संसव, मूहर, इलाही, इलाही, ठीक है। संसव, मूहर और इलाही, ये क्या थे? अकबर के समय जारी हुए सोने के सिक्के थे। और बच्चे याद रख लेना, संसव, संसव सबसे भारी सिक्का है। अब तक के जारी सिक्कों में सबसे भारी सिक्का, बड़े व्यापार के लिए जारी हुआ था ये, सबसे भारी सिक्का था। 101 तोले का था। कितने का था? 101 तोले। और 1 तोले में होते हैं 10 ग्राम। तो 101 गुणा 10 कितने? 1010। 1010 कितने हो गए? ग्राम। तो यानी कि 1 किलो से ऊपर का सिक्का हो गया। हो गया है नहीं हो गया? 1 किलो से ज्यादा का एक सिक्का जेब में रखा, चलो जेब घुटने के पास पहुंच जाएगी आपकी। मतलब बड़े व्यापार के लिए था ये। और बच्चे, इलाही की बात करता हूं, जो इलाही सिक्का है ये एक एकदम गोलाकार सिक्का था, एकदम गोल। पहले आज के सिक्के गोल होते हैं, पहले इतनी अच्छी टकसालें नहीं थी, तो आड़े तिरछे रह जाते थे सिक्के थोड़े। एकदम गोलाकार सिक्का था इलाही। क्या था? इलाही। और मुहर था सबसे प्रचलित, सबसे प्रचलित क्या था? मोहर चलती थी सबसे ज्यादा सोने की। अगर मैं बात करता हूं अकबर के समय चांदी के सिक्कों की, चांदी के सिक्कों की बात करता हूं अकबर के समय,
तो रुपया इसने भी चलवाया, लेकिन शेरशाह सूरी से प्रेरित था ये भी। और जलाली, जलाली सिक्का, ये इंपॉर्टेंट है। तो जलाली सिक्का एक चौकोर सिक्का था, चांदी का एक चौकोर सिक्का, और चौकोर सिक्का ये सबसे पहला चौकोर सिक्का है। अकबर की बात करें स्पेशल पॉइंट्स में, सीताराम के सिक्के, सीताराम के सिक्के किसने जारी कराए थे? अकबर ने जारी कराए थे। सूर्य चंद्र के सिक्के भी जारी कराए, सूर्य चंद्र के सिक्के। और एक धर्म चलाया था अकबर ने, इलाही। तो इलाही धर्म जब चलाया तो इलाही संवत भी चलाया उसने। इलाही संवत चलाया तो उसमें महीनों के नाम भी होंगे, और जितने भी महीनों के नाम थे, लिखना, इलाही संवत के महीनों के नाम पर भी सिक्के चलवाए। इलाही संवत के महीनों के नाम पर क्या चलाए? सिक्के चलाए। और जब अकबर ने असीरगढ़ को जीता था, किसको जीता था? असीरगढ़ को, उस समय चलाए थे बाज की आकृति के सिक्के, बाज की आकृति के सिक्के। इसके आगे लिख लेना असीरगढ़ विजय पर, असीरगढ़ विजय पर। बहुत बढ़िया। उदय प्रताप सिंह। कांच बच्चे शीशे को ही बोलते हैं, कांच के सिक्के। अकबर हो गया, ये अकबर के बारे में। अकबर के बाद में कौन है? जहांगीर। और आज मैं आपको एक टास्क दे करके जाऊंगा, जब तक आपकी परीक्षा न हो जाए तब तक उसको पाले रखना। जहांगीर ने चलाए अपने चेहरे के सिक्के, अपने चेहरे के सिक्के। बड़ा विरोध हुआ था जहांगीर का, क्यों हुआ जी? क्योंकि इस्लाम में तो फोटो खींचना मना है। इस्लाम में तो किसी की पेंटिंग, चित्र बनाना क्या है? ये गुनाह है, मना है इस चीज पर। क्यों? तो क्या कहते हैं विद्वान लोग? वो ये कहते हैं कि इंसान जो है ये अल्लाह ने बनाया, और इंसान में तो जान होती है। तो किसी भी सजीव चीज का अगर आप चित्र बनाओगे, तो आप जिस दिन, जो कयामत का दिन आएगा, तो आपसे जवाब पूछा जाएगा उस दिन कि ये जो चित्र तुमने बनाया इसमें जान डाल के दिखाओ। इंसान में तो जान होती है, किसी भी जानवर का फोटो आप नहीं ले सकते। नहीं तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये शेर आपने बना दिया चित्र में, इसमें शेर में जान डाल के दिखाओ। तो बोले ऐसी चीजों के चित्र बनाओ, घर है, मकान है, निर्जीव चीजों के चित्र बनाओ। समझ रहे हैं? तो उस पर बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन है, आप जानती हो सारी चीजों को। अपने चेहरे के सिक्के, जहांगीर ने तो बड़ा विरोध हुआ। जहांगीर ने कहा अच्छा, राजा का विरोध कर रहे हो, लो घरवाली के और लो। नूरजहां के सिक्के भी जारी कराए, नूरजहां के चेहरे के सिक्के, नूरजहां के चेहरे के सिक्के। अब तुम ये मत सोचने लगना कि इस्लाम में बैन है तो इसलिए बैन है, कारण देखना उसके, जब पता करना। अब ऐसा तो मक्का मदीना मस्जिद है, वहां फोटोग्राफी अलाउड है। तो हमारे यहाँ के दारुल उलूम वाले, देवबंद वालों ने क्या कहा? मक्का वाले करते होंगे, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसे। तो फोटो वोटो मत खींचा करो भैया, ठीक है? वो उनका अलग फतवा जारी होता है, वो मतलब सबसे ज्यादा विद्वान है। फतवा समझते हो? नहीं समझते? कोड, कानून सबको ध्वस्त करके एक अलग सा कानून, जैसे कि खाप पंचायतें करती हैं, ऐसे ही कानून। तो जहांगीर ने अपने भी, और बच्चे याद रख लेना, निस्सार सिक्का किसका है? निस्सार सिक्का चांदी का, चांदी का सिक्का किसका? चांदी का सिक्का है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जहांगीर ज्योतिष में बहुत विश्वास रखता था। तो जो 12 राशि हैं जॉडिएक, 12 राशियों के नाम पर सिक्के चलवा दिए इसने। जैसे उसने तो इलाही संवत के महीनों के नाम पर चलवाए, इसने क्या बोला? ज्योतिष राशियों के नाम पर सिक्के चलवा दिए। जैसे अगर मैं हिंदी में बताऊं, तो हिंदी में राशि है ना आपकी, वृश्चिक राशि हुई, मकर हुई, धनु हुई, इनके नाम पर सिक्के चलवा दिए। ज्योतिष राशियों के नाम पर, लिख लेना, के नाम पर सिक्के किसने चलवाए? इसी ने चलवाए। शाहजहां का लिखना, शाहजहां ने एक ही सिक्का चलवाया।
आना, ये तो इसको ही बनवाता रहा लगातार, भैया आने को बनाओ, क्योंकि इसने स्थापत्य कला में पैसा ही इतना खर्च किया, ताजमहल बनवा दिया, लाल किला बनवा दिया, तो बहुत सारे पैसे की खपत हुई, आने में सबको इसने पेमेंट करी। तो कहने का मतलब है कि सिक्के खत्म भी इसी नहीं कर दिए थे शाहजहां ने। तो हम पढ़ते ना एक प्रश्न कि औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा सिक्कों की ढलाई हुई, तो औरंगजेब को तो मजबूरी में करवानी पड़ी, क्योंकि शाहजहां ने अपने बिल्डिंग ठोक दी इतनी सारी, तो कहाँ सिक्के बचे, साम्राज्य में सिक्के खत्म हो गए। तो फिर आया औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। औरंगजेब के समय क्या हुआ, सबसे ज्यादा सिक्के ढले, सबसे ज्यादा ढलाई हुई सिक्कों की, ठीक है। और जो कलमा पढ़वा रहा था मोहम्मद बिन तुगलक, उसको बंद करवाया। लेकिन जो सूफी संत था मीर बाकुल अब्दुल सहबाई, मीर बाकू अब्दुल सहबाई की जितनी भी पंक्तियां थी वो इसने सिक्कों पर लिखवानी शुरू कर दी। क्या लिखवा दिया? कलमा बंद करके मीर अब्दुल बाकू या बाकी सहबाई लिख लें। पंक्तियां लिखवाई। बोलो बेटा शस्त्रीय काल, शस्त्रीय काल। बोलो बेटा जय हिंद, बोलो जय भारत, बोलो जय भगत सिंह, बोलो जय भीमराव अंबेडकर, और लिख दो यहां क्या, दी एंड। इस तरह हम इतिहास की समाप्ति करते हैं। लेकिन बेटा जो कुछ भी पढ़ाया है, पढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, आपके व्यक्तित्व को सुधारने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई है, उसको अपनाना। जो कुछ भी पढ़ाया है उसको अगर जीवन में अपना पाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब जब ये क्लास नहीं होगी तो इस टाइम पे क्या करोगे? जब आपने क्लास देखी है, पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा हमेशा लाइव वीडियो देखो, क्योंकि अभी जैसा आप नेगलेक्ट कर सकते हैं जीएस के पार्ट को, करते भी बहुत सारे बच्चे, लेकिन आप घर बैठ जाओगे, सीधा से स्टेटमेंट ये, आप सफल नहीं हो सकते बगैर जीएस के। इधर की बुक उधर की बुक और इधर उधर की कोई भी किताब है ना कि एक सिंगल किताब से पढ़ के आप जीएस कर लोगे, नहीं, आपको करनी पेड क्लास के नोट्स ही हैं। और मैं तो कहता हूँ आपके पास समय है, बाकी सब्जेक्ट्स आपके अच्छे हैं, तो जीएस को काफी समय दो। और जो 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 क्लास आपकी ओवर होती जा रही है, मान के चलो ये 1 घंटा अभी खाली है, स्टैटिक जीके हम अभी नहीं पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके मैंने बोला आपके एग्जाम का तब आ जाएगा, उससे पहले पढ़ेंगे। तो इस 1 घंटे में आप चाहें तो 4 क्लास की जो पीडीएफ है ना, 4 क्लास डेली, कम से कम मेरी बात माने तो आपने अगर देखी है, नहीं देखी है तो पहले देखो क्लासेस, तो 4 क्लास की पीडीएफ डेली पढ़ो। टारगेट होना चाहिए इस 1 घंटे में मैं 4 क्लास की पीडीएफ, क्योंकि तब से पढ़ते आ रहे हो, प्रैक्टिस सेट आपका चल ही रहा है। और जैसे जैसे यहां से शिफ्ट होते जाओगे, जीएस खत्म होगी है, अब मैं क्वेश्चनों का प्रक्रम उसी तरह से रखूंगा। और 3 बजे जो आपकी क्लास होती है ना जीएस की, 3 बजे की क्लास पे जो भी आपकी जीएस इधर ओवरती रहे, तो आपको शिफ्ट करते कहाँ जाना है? यूट्यूब पे। मतलब मैक्सिमम टाइम आपको वो अपनी प्रैक्टिस के लिए देना, जितना भी है। मैथ जिन बच्चों का इधर एप्लीकेशन में हो जाए तो मैथ की क्लास पे शिफ्ट हो जाओ यूट्यूब पे। रीजनिंग की क्लास, रीजनिंग पे प्रैक्टिस करो, सारे बच्चे यूट्यूब पे चलती है। तो इधर से खत्म हो के, और ऐसा नहीं है कि आपका सेकंड बैच आएगा, मान लो खाकी 2.0 आएगा, और तुम ये वाले जो बच्चे हैं ना खाकी 2.0 जो पढ़ेंगे, तो वो ये समझो कि मूर्ख बच्चा आप उसको कह सकते हैं। आपको मैक्सिमम टाइम खाकी 1.0 को ही देना है, वो उन बच्चों के लिए आएगा जो नहीं है। 1.0 मतलब ये बैच, इस पर फोकस करिए अपना सारा, दोबारा पढ़ना ही नहीं है आपको कुछ भी, है ना। इसके बाद तो आप अपनी सारी प्रैक्टिस करो यूट्यूब पे, शानदार तरीके से मिलते रहेंगे, याद करते रहेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, ख्याल रखें, आगे बढ़ते रहे, पढ़ते रहे।